दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे प्रबंधन विषय के अंतर्गत हेनरी फेयोल महोदय के 14 सिद्धांत। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, हेनरी फेयोल जिन्हें प्रबंधक के जनक अथवा प्रबंधन के पितामह के रूप में जाना जाता है। मैनेजमेंट देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र में उपयोग में ली जाने वाली एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, एक ऐसा निर्देश होता है, एक ऐसा दिशा निर्देश होता है, ऐसा एक लक्ष्य प्राप्ति का साधन होता है जिसे किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट का नहीं बताया जा सकता, किसी एक सेक्टर का नहीं बताया जा सकता। हो सकता है कि विज्ञान का विषय हो, वैज्ञानिक प्रबंधन हो सकता हो सामाजिक सोशल इश्यूज जितने भी रहते हैं, रिलेशंस जितने रहते हैं, उस विषय के अंतर्गत देखा जाए। हो सकता है इसको व्यवसाय के अंतर्गत देखा जाए। और आज का युग जो पटवारी की परीक्षा दे रहा है वो तो इसको कॉमर्स बैकग्राउंड का बताता है। उन लोगों का कहना रहता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड वालों का यह विषय होता है जिसे मैनेजमेंट के रूप में जानते हैं। तो वास्तविकता में देखा जाए ये किसी विशेष सेक्टर का नहीं हो रहा है विषय। हेनरी फेयोल महोदय जो हैं उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में देखा कि ये आखिरकार ये है कौन सा, ये जो साधन हो रहा है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन हो रहा है, ये हो किस फील्ड का रहा है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये किसी एक फील्ड का ना होते हुए ये जीवन का अभिन्न अंग होता है, ये हमसे जुड़ा हुआ है, एक पार्ट होता है। इसे हम लोग विषय का दर्जा नहीं दे सकते हैं। इसी को केंद्र में रखते हुए, इसे ध्यान में रखते हुए फेयोल महोदय जो है उन्होंने मैनेजमेंट के संबंध में जो है 14 सिद्धांत दिए हैं, जिसे हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत के रूप में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। और ये वाला जो सिद्धांत आज जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, ये सिद्धांत क्रमांक 6 से हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से फेयोल महोदय के 5 सिद्धांतों को हम लोग जान चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो आप लोग पहले उन सिद्धांतों को पढ़िए। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कल्पना मैंने विकसित कर दी थी पिछले ही वीडियो में। हम लोगों को कुछ एक चीजें यहाँ पर माननी है। उदाहरण के तौर पर एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए, अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं अपने ऊपर कुछ एक चीजें ले रहा हूं और एक कहानी, एक काल्पनिक कहानी की रचना कर रहा हूं। जैसे कि मुझे एक ट्यूशन खोलनी थी और ट्यूशन के लिए मैंने प्लान बनाया और यहां पर मैंने कोचिंग जो है बढ़िया तरीके से खोल दी है। इसका हो गया हूं मैं डायरेक्टर, या कह दूं इसका हो गया हूं मैं मालिक। अपने नीचे मैंने पूरा का पूरा डिपार्टमेंट रख लिया जिसे मैंने एचआर डिपार्टमेंट बोला है। अच्छा, कोचिंग में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? कोचिंग में मुझे एक तो मैनेजर की आवश्यकता पड़ेगी, याद रखना है, मुझे मैनेजर की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे जो है बहुत सारे काउंसलर्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, मुझे बहुत सारे काउंसलर की आवश्यकता पड़ेगी। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही एचआर डिपार्टमेंट, इससे थोड़ा सा साइड में चले जाए क्योंकि मेरे नीचे वाला लेवल हो रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने एक चाय वाला जो है जरूर रखकर रखा है। एचआर डिपार्टमेंट का भाग नहीं हो रहा, लेकिन मेरे अंडर में काम करने वाला एक डिपार्टमेंट हो रहा है। कोचिंग में और किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसके नीचे एक और डिपार्टमेंट होने वाला है। इसमें हमारे फैकल्टीज अथवा टीचर्स जो है ये होने वाले हैं, ठीक है। टीचर्स बोल दो या फैकल्टी बोल दो, जो आप लोग बोलना चाहो वो बोल सकते हो। और फिर यहाँ पर मेरे व्यवसाय को चलाने के लिए आ जाएंगे इसी लेवल पर स्टूडेंट। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं ये किसी लेवल में नहीं रख रहा हूं, ये बिजनेस का एक पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने ये 3 चरण अपने बना दिए हैं, जिसमें मैं हो गया हूं डायरेक्टर, फिर मेरे नीचे वाला पोर्शन हो गया एचआर डिपार्टमेंट, उसमें हमने चाय वाले को भी शामिल कर रखा, और नीचे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं टीचर्स। अब क्या चीज हो रही है इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। अगला जो छठा सिद्धांत है, सिद्धांत हो रहा है कर्मचारियों का पारिश्रमिक जो होता है, मतलब उनका जो वेतन होता है उसमें। एक अच्छा प्रबंधन चलाना है, एक अच्छा मैनेजमेंट हम लोगों को चलाना है, किसी भी संस्था में हो या किसी भी स्थान पर हो, आप एक अच्छा मैनेजमेंट चाह रहे हो तो बोला जाता है ना कि सबसे पहले आप लोगों को प्राथमिकता देनी होती है पैसे को। आप पैसा दे दीजिए, ऐसा कोई कार्य नहीं है इस दुनिया में जो नहीं हो सकता, आप पैसा दे दीजिए। ऐसे ही एम्प्लॉय से आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई काम कराना है तो आप उसे पारिश्रमिक दीजिए, उसका समय पर उसका पैसा दीजिए, सैलरी दे दीजिए समय पर। अब सैलरी के अलावा और क्या क्या चीजें हो रही है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर वो किसी दिन ऐसे अवकाश वाले दिन, संडे की जनरली छुट्टी होती है, अवकाश वाले दिन आ रहा है तो आप लोगों को उसको अवकाश का पैसा देना चाहिए, साथ ही साथ बोनस भी देना चाहिए। इससे क्या होता है, उसका मनोबल बढ़ता है। छुट्टी वाले दिन कई लोग काम पे जाना क्यों पसंद करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा में मिल रहा होता है। तो यहां पर यही बोला है कि कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक है ये आप लोग समय पर दीजिए। इससे होगा क्या,
अगर हम पैसा दे देंगे ना उसको समय पर, तो कभी भी वो हम लोगों से नजरें उठाकर बात नहीं करेगा। अदरवाइज 4-5-6 दिन अगर लेट हो गया तो वो मालिक को ऐसा देखकर जाएगा जैसे मालिक उसके वहां पर नौकरी करने के लिए आता हो। अनुशासन, डिसिप्लिन कहीं ना कहीं भंग होता है यहाँ पर, और एक मैनेजमेंट, अच्छे मैनेजमेंट के लिए जो कि अच्छी चीज नहीं होती। तो यहाँ पर लाइन क्या बोल रहे हैं, महोदय क्या बोल रहे हैं, हेनरी फेयोल के मतानुसार, मतलब इनका दिमाग क्या कहता है कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक एक उचित दर तथा भुगतान की पद्धति उचित व संतोषप्रद होनी चाहिए। उचित दर पर देना चाहिए, उसके काम के मुताबिक उसे पैसा दीजिए और संतोषप्रद देना चाहिए। जैसे किसी काम का कोई व्यक्ति 300 ले रहा है तो ऐसा नहीं उसको 250 पकड़ा दिए, उसने आपका काम कर दिया तो उसे 300 रुपए दे दीजिए, 310 रुपए दे दीजिए, अच्छा ही मानेगा वो आप लोगों को, और अगली बार बुलाओगे तो एक फोन में आ जाएगा। दूसरी चीज, यदि भृत्य भुगतान की पद्धति उचित नहीं होगी तो कर्मचारी सदैव संतुष्ट रहेंगे, सदैव जो है वो संतुष्ट रहेंगे। यदि भृत्य भुगतान की पद्धति उचित होगी, अगर ठीक तरीके से, भृत्य लिखा हुआ यहाँ पर भत्ता है, कि अगर भत्ते भुगतान की पद्धति अगर ठीक है, मतलब पैसा देने की पद्धति अगर ठीक रही है, तो कर्मचारी जो है वो हमेशा संतुष्ट रहेंगे, वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे कि दूसरे के यहाँ काम करने चले जाऊं। औद्योगिक संबंधों में भी तनाव जो है वो पैदा नहीं होगा कभी भी। उन्होंने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए गैर वित्तीय प्रेरणाएं अपनाने पर भी बल दिया है। क्या करा है, कर्मचारियों को अगर प्रोत्साहित करना है तो आपको गैर वित्तीय प्रेरणाएं देनी होंगी। वित्तीय प्रेरणाएं, गैर वित्तीय प्रेरणाएं क्या होती हैं, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। वित्तीय प्रेरणाएं में क्या होता है, वही मैंने आप लोगों को बताया, वित्तीय में सीधा संबंध होगा वित्त से। वित्त से कैसा संबंध होगा कि चलिए आप आज आ गए हैं, सबसे पहले तो अगर हम लोग देख लें, व्यक्ति जा रहा है कमाने के लिए, तो कमाने के लिए व्यक्ति जाता है मूलतः 3 कारणों से। पहला कारण होता है आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरा कारण होता है सामाजिक दिखावा, समाज को दिखावा करने के लिए कई लोग जो है वो जाते हैं। एक हो गई आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरा समाज को दिखाने के लिए, है ना, कुछ कि भैया फलानी जगह में काम करता हूं, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज होती है आवश्यकताओं की आपूर्ति। एक तो कई बार जिम्मेदारी हो जाती है, कई बार आवश्यकताएं हो जाती है, और कई बार ये जो पूरा हमारा हम लोगों को सोसाइटी जो देखने को मिल रही है, इसके कारण व्यक्ति जाना चाहता है। कहीं की भी आप बात कर लीजिए, सेना में जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि मेरे बड़े पापा का बेटा गया हुआ है, उसको देखकर मुझे जाना है, तो दिखावे के लिए जा रहे हो। कहीं ना कहीं मोटो जो है, एम जो है वो आप लोगों का दिखावा हो रहा है, ना कि देश सेवा हो रहा है। प्रथम नहीं हो रहा है, अभी सेकेंडरी हो रहा है, हो सकता है बाद में जाकर हो जाए, तो ये चीज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर कमाने के लिए आ रहा है तो सबसे पहले उसका जो एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो होता है पैसा। वो काहे के लिए आ रहा है, तो केवल और केवल पैसा कमाने के लिए आ रहा है। अब वो क्या करेगा, आप एक्स्ट्रा में काम कर रहा है तो आप उसको पैसा दे देंगे, उसका मनोबल ऊंचा रहेगा। ठीक है, जब तक आप पैसा देंगे तब तक वो आपके वहां पर काम करेगा, समय समय पर आप उसका वेतन बढ़ाएंगे, वो काम करता रहेगा। लेकिन तो ये वित्तीय प्रेरणाएं हो रही है। गैर वित्तीय प्रेरणाओं के अंतर्गत क्या होता है, कर्मचारी पुराना होता चला जा रहा है, अनुभवी होता चला जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि संस्था को छोड़कर चला जाए। क्या करना है, तुरंत हम लोगों को उसको प्रमोशन करना है, प्रमोट कर दीजिए, अगले लेवल पर पहुंचा दीजिए। तो ये गैर वित्तीय, इसमें पैसे का काम नहीं हो रहा है, इसमें आपने प्रमोशन दे दिया ना उसको, उसका मनोबल खुद ऊंचा हो जाएगा, खुद उसकी छाती चौड़ी हो जाएगी कि अब मैं लीडर हो गया हूं। काम अच्छे तरीके से करेगा, डिसिप्लिन में करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं उसका प्रमोशन हो गया है तो और अच्छे अनुशासन के साथ में काम करेगा। हर कार्य में उसे आगे कीजिए, पहल कीजिए कि अरे भैया आप आइए, आप इस काम को देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से इसे कर सकते हैं। जब डायरेक्टर ऐसी चीजें करेगा तो उसका मनोबल बढ़ता है। तो गैर वित्तीय प्रेरणा है, उसे हर काम में आगे कीजिए अगर अच्छा हो रहा है तो। लाइन क्या लिखी है कि उन्होंने, फेयोल महोदय ने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए गैर वित्तीय प्रेरणाएं अपनाने पर भी बल दिया। केवल पैसा पैसा काम नहीं करेगा, अगर आप इस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में चीजें करते हैं तो भी आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होने वाला है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रमुख सिद्धांत हम लोगों को देखने को मिलता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन। कई बार क्या होता है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक किराने की दुकान है, एक किराने की दुकान में हम लोगों ने देखा कि चीज़ें जो है केंद्रीकरण में हम लोगों को देखने को मिलता है कि किराने की दुकान में क्या हो रहा है कि मान लो मेरी किराने की दुकान है, तो किराने की दुकान से संबंधित सारे निर्णय लेने का अधिकार मेरा हो रहा है। मेरे नीचे जितने भी एम्प्लॉय हो रहे हैं, मैंने इन लोगों को कोई भी अधिकार नहीं दिए कि आप अपने हिसाब से कोई चीज़ें कर सके, तो सारी की सारी शक्तियां मेरे पास में है, तो उसको बोल दिया केंद्रीकरण। अब अगर मैंने कुछ निर्णय इनको दे दिए कि कुछ कुछ निर्णय आप लोग भी ले सकते हैं, तो इसको बोल दिया सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो अब किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को स्थिति के अनुसार जो है, स्थिति के अनुरूप हम लोगों को सेंट्रलाइज करना है या डिसेंट्रलाइज करना है, चीजों को केंद्रीकरण करना है, चीजों का, लक्ष्यों का, दायित्वों का, जिम्मेदारियों का, या उसे केवल हम लोगों को हमारे पास में रखना है, यानी केंद्रीकरण करना है या विकेंद्रीकरण करना है। ये स्थितियों के अनुरूप हम लोगों को चेंज करना रहता है।
अगर हम लोग विकेंद्रीकृत कर देते हैं, मतलब कुछ एक अधिकार, कुछ एक दायित्व हमारे अधीनस्थ, मतलब हमारे नीचे वाले लोगों को दे देते हैं ना, तो उनका मनोबल ऊंचा हो जाता है, क्योंकि कई सारे डिसीजन मेकिंग जो रहता है या कह दें निर्णय लेने की क्षमता में उनकी भी भागीदारी हो जाती है। जैसे आप लोगों से घर वाले पूछे कि क्यों बेटा हम लोग सोच रहे हैं कि ये वाली टीवी लेकर आ जाए, आप बताओ ना कौन सी टीवी लेकर आए, तो आपको भी लगेगा कि अरे वाह, मुझसे भी मेरे माँ बाप जो है वो पूछ रहे हैं, माता पिता पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्साह होगा कि मेरी भी पूछ परख होती है, सम्मान मिलेगा थोड़ा सा। तो ऐसे ही कर्मचारियों में भी स्थिति के अनुसार शक्तियों को केंद्रीकृत करना है, विकेंद्रीकृत करना है, यह देखा जाता है। अगर हम लोग शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हैं तो मनोबल जो है ज्यादा देखने को मिलता है, केंद्रीकृत करते हैं तो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। अब देखें चीजें लिखी क्या है, महोदय क्या बोल रहे हैं। किसी भी संस्था के प्रशासन में केंद्रीकरण की नीति अपनाई जाए अथवा विकेंद्रीकरण की, इसका निर्णय संस्था के व्यापक हितों, कर्मचारियों के मनोभावनाओं तथा कार्य की प्रकृति आदि सभी तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद में करना चाहिए। केंद्रीकृत करना है या विकेंद्रीकृत करना चाहिए, तो सबसे पहले तो संस्था की व्यापक हितों, मतलब जो संस्था है संस्था के हितों को ध्यान में रखकर करना चाहिए कि ये निर्णय मैं ले लूंगा तो चल जाएगा, या मैं छुट्टी पर हूं तो वो काम उतने दिन पेंडिंग रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सेंट्रलाइज्ड है, मैं कहीं पर चला गया तो काम उतने दिन रुका रहेगा, तो संस्था का हित नहीं है, तो अहित हो गया। तो जिम्मेदारियों को सौंपना है या नहीं सौंपना है, पहले ये चीज देखेंगे। कर्मचारियों के मनोभाव, उनकी मनोस्थिति देखेंगे, उनके भाव देखेंगे कि संस्था के प्रति कैसे रख रहे हैं, अच्छे भाव है या बुरे भाव है। उसके बाद में तथा कार्य की प्रकृति, कार्य हो किस प्रकार करा है, बड़ी संस्था हो रही है क्या, बड़ी संस्था हो रही तो 100% आप लोगों को डिसेंट्रलाइज यानी शक्तियों को बांटना पड़ेगा, एक ही मालिक अलग अलग जगह नहीं देख पाएगा, काम रुक जाएगा, ठप हो जाएगा। तो तीसरा बात होता है कार्य की प्रकृति आदि सभी तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद में करना चाहिए कि हम लोग पूरे के पूरे मैनेजमेंट को केंद्रीकृत करें अथवा विकेंद्रीकृत करें। प्रत्येक ऐसी बात जो अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि करती है विकेंद्रीकरण की होती है। क्या बोला गया, प्रत्येक ऐसी बात जो अधीनस्थों मतलब हमारे आसपास के लोगों में के महत्व को वृद्धि देती है, उनके मनोबल को बढ़ाती है, वो विकेंद्रीकरण वाली स्थिति होती है। और जो अधीनस्थों के महत्व को कम करती है केंद्रीकरण की सूचक होती है। अपने आसपास के महत्व को अगर कम करना है हम लोगों को, केवल सारे के सारा महत्व हम लोगों को इंपॉर्टेंस जो बोलते केवल हमको अपने आप को दिलवाना है, तो उसको बोलते हैं स्थिति का सेंट्रलाइज्ड होना यानी कि केंद्रीकृत करना। प्रत्येक संगठन में केंद्रीकरण की मात्रा परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जैसे मैंने बताया किराने की दुकान केंद्रीकरण में चल जाएगी, लेकिन व्यापक बिजनेस है विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। सामान्यतः लघु संस्थानों में पूर्णतः केंद्रीकरण की स्थिति पाई जाती है। लघु संस्थान मतलब वही किराने की दुकान, जबकि बड़े संगठनों में केंद्रीकरण की मात्रा विकेंद्रीकरण की मात्रा पाई जाती है, जबकि बड़े संगठनों में विकेंद्री लिखेंगे यहां पर, विकेंद्रीकरण की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि अनेक अधिकारों और दायित्वों का भारार्पण कर दिया जाता है। अगर आज टाटा की बात कर ले कि पूरे देश के संचालन वो केवल उनकी साइन से ही चलेगा तो नहीं हो पाएगा ऐसा, उनको अपने नीचे बहुत सारे लोग रखने पड़ेंगे। तो यहां पर यही बोला है कि छोटे संस्थान जो है वहां पर केंद्रीकरण चल जाएगा, जबकि बड़े संगठनों में विकेंद्रीकरण की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि अनेक अधिकार और दायित्व जो है वो अलग अलग व्यक्तित्व को सौंप दिया जाता है, जिसे भारार्पण के रूप में हम लोग जानते हैं। भार अर्पण वही है जिम्मेदारी का देना, भार का अर्पण करना, ठीक है। तो ये दूसरा इनका प्रमुख सिद्धांत हो रहा है। तीसरा हो रहा है पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला। पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला किसी भी मैनेजमेंट का एक बहुत बढ़िया पार्ट होता है। इसमें होता क्या है, यहां पर समझ लीजिए, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर एक चेन बनी होनी चाहिए। जैसे डायरेक्टर हो गया, इसके नीचे HR डिपार्टमेंट हो गया, और इसके नीचे आ गया वो हमारा चाय वाला व्यक्ति जो लोगों को चाय बना बना कर देता है ट्यूशन में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहां पर अगर कोई भी डिपार्टमेंट हो रहा है या कोई भी लेवल पर अगर कोई काम बिगड़ रहा है, मान लो कि यहां पर दूध खत्म हो गया है, दूध खत्म हो गया तो अब मैं जाकर दूध के पैसे डायरेक्ट डायरेक्टर से मांगूंगा या HR से मांगूंगा, ये चाय वाले को क्लियर होना चाहिए कि भैया मुझे बात किससे करनी संबंधित कार्य के लिए। तो पता है चाय वाला HR से पैसे मांगेगा, HR के पास में पहले से पैसे रहेंगे, HR डिपार्टमेंट के पास में अगर नहीं है तो कभी जाता है भविष्य में सैलरी लेने के लिए, तो ये अपने संचित निधि कोष के लिए एक अलग जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा में मनी रखता है, तो HR डिपार्टमेंट अपने पास में रख लेगा। इसमें होगा क्या, मान लो यहाँ पर चाय वाले के पास में दूध समाप्त हो गया है और मेहमान आकर बैठ गए, तो ये मुंह नहीं ताकेगा कि मुझे करना क्या है।
इसे पता होना चाहिए कि मुझे जाना किसके पास में। काम अगर बिगड़ता है तो इसको पता होना चाहिए कि मुझे रिपोर्ट किसको करना है। अगर यही नहीं पता रहेगा कि रिपोर्ट किसको करना है तो वो काम बिगड़ता ही चला जाएगा, वो देखता ही रह जाएगा कि मुझे दूध के पैसे मांगने किससे हैं। तो ये विशेषता ध्यान रखना है। यहां पर यही बोला है पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला। एक वापस मैं बात बोलूंगा, अगर उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए, कहीं ना कहीं उसका अभाव देखा जा सकता है। पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला यानी कि स्केलर चेन। पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला से आशय सर्वोच्च पदाधिकारी से लगाकर तो निम्नतम पदाधिकारी के बीच संपर्क की व्यवस्था के क्रम से है। ये सर्वोच्च अधिकारी हो गया, उसके बाद में नीचे का अधिकारी या कर्मचारी हो गया। तो यही बोला है सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर निम्नतम पदाधिकारी के बीच संपर्क की व्यवस्था के क्रम से है। फेयोल के मतानुसार संस्था के पदाधिकारी ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी रेखा के रूप में संगठित होना चाहिए, एक चेन के अनुसार होना चाहिए, तथा किसी भी अधिकारी को अपनी सत्ता श्रेणी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कोई दूसरे के कार्य में टांग ना अड़ाए। इसको सामान्य शब्दों में ऐसा बोल देंगे, आपकी जो जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र की ही जिम्मेदारी का हिस्सा रहें। दूसरे के काम अगर करते हैं, आप बिगाड़ते हैं, तो सबसे पहले तो चीजें बिगड़ेंगी, अगला जो डिपार्टमेंट रहेगा उस व्यक्ति को नाराजगी होगी और यहाँ पर मैनेजमेंट आपका कबाड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि किसी भी अधिकारी को अपनी सत्ता श्रेणी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने के लिए संगठन चार्ट का उपयोग किया जा सकता है। एक चार्ट बड़ी बड़ी दीवारों पर लिखा रहता है कि आप फलानी चीज के लिए, फलानी जगह के लिए इस व्यक्ति से संपर्क करें, तो वहां पर जिम्मेदारी का जो है इस तरीके से आप लिख दें, चार्ट बना लें। पदाधिकारियों की क्रम श्रृंखला में किसी भी स्तर या अधिकारी की अवहेलना मतलब वही गाड़ीबाजी करने से, टांग अड़ाने से, है ना, अवहेलना होने की स्थिति से असंतोष बढ़ता है तथा सहयोग व टीम भावना में कमी आ सकती है। टीम भावना जो रहेगी, नीचे के जो लेवल के लोग रहेंगे, आज एचआर का काम मेरा है, दूसरे व्यक्ति को एचआर के रूप में बिठा दिया तो कहीं ना कहीं मुझे और मुझसे जुड़ते हुए लोगों को दिक्कत होगी। अभी तक ये काम मैं संभालता था, उसको दे दिया, क्या मुझे भगाने की तैयारी चल रही है? तो यहाँ कहीं ना कहीं असंतोषजनक स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। तो ये हो रहे हैं हेनरी फेयोल महोदय का अगला प्रमुख सिद्धांत। अगला देखना है व्यवस्था, ऑर्डर जो हो रहे हैं। हेनरी फेयोल महोदय के अनुसार व्यवस्था जो है, व्यवस्था दो प्रकार की चीजों की करी जाती है। एक इसको हम लोग बोल सकते हैं उदाहरण के तौर पर, एक हो जाते हैं कच्चा माल या रॉ मटेरियल, और दूसरा हो जाता है कि एम्प्लॉइज जो हैं उनकी कुछ व्यवस्था होती है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, एक अगर अच्छा मैनेजमेंट चलाना है मुझे कोचिंग में, जैसा कि आपको पता है मैं कोचिंग का संचालक हूं, पिछले वीडियो में मैंने बताया कल्पना मात्र है, तो अगर मुझे अच्छा मैनेजमेंट चलाना है तो यहाँ पर तीन जो हम लोगों ने देखे थे, एक कैशियर हो रहा है, एक यहाँ पर एक कैशियर हो गया था, एक चाय वाला हो गया था, और एक टीचर वगैरह जो भी हो गए थे। इन लोगों को व्यवस्था जो है ना ये प्रॉपर ऑफिस में मैनेज देखने चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि मुझे बैठना कहाँ है, उसकी जगह मैंने अलग रख कर रखी, उसका साजो सज्जों का सारा सामान वहीं पर रखा है, उसकी टेबल वहीं पर रखी है। चाय बनाने वाला जो है उसे पता है चाय पत्ती का डब्बा कहाँ पर है, शक्कर का डब्बा कहाँ पर है, दूध कहाँ पर है, केटली कहाँ पर है, सारी चीज कहाँ पर है, ये उसको सबसे पहले तो सामान सब मिल जाएगा। कैशियर को पता है अलमारी कहाँ पर है, ड्रॉज कहाँ पर है, कहाँ मैं फीस रिसिप्ट रखता हूँ, कहाँ पर प्रिंटर है, कहाँ पर कंप्यूटर है, उस व्यक्ति को पता है। तीसरी चीज, सबसे पहले तो ऑर्डरिंग इनकी कर दी, सबकी सारे सामान की कर दी। दूसरी चीज क्या हो रही है कि टीचर आएगा तो टीचर को यह पता रहेगा कि मुझे किचन में बैठना है, कैशियर की टेबल पर बैठना है या अपनी जगह पर बैठना है। तो व्यक्ति जो हो रहा है विशेष वर्ग का, योग्यता वाला, उसका स्थान जो है पर्टिकुलर, वो हम लोगों ने प्लेस निर्धारित कर दिया। अब इससे क्या होगा, कभी भी कार्य रुकेगा नहीं। आज अंधेरे में भी अगर चला जाएगा ना वो व्यक्ति चाय बनाने वाला, तो उसको पता है कि केटली कहाँ पर रखी हुई है, चाय का डब्बा कहाँ है, शक्कर का डब्बा कहाँ है, उसको उसकी जगह पता रहेगी। भविष्य में अगर समाप्त भी हो जाती है कोई चीज तो कहां पर उसने एक्स्ट्रा में रख कर रखा है सामान। तो ये सारी चीजें क्या हो रही, मैनेजमेंट हो रही है। जनरली हम लोग देखते हैं, हम लोग मैनेजमेंट का ये वाला पार्ट जरूर मिस करते हैं, आप लोग भी करते होंगे कि पढ़ाई कर ली है, कॉपी अब ढूंढना लगेंगे कि कॉपी कहां पर रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं देर हो रही है ना पढ़ाई करने में। क्यों देर हो रही है पढ़ाई करने में? क्योंकि मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है, आपने कॉपी कहां रखी होगी, निश्चित स्थान पर नहीं रखी, इसलिए आज वो आपको मिल नहीं रही है। तो सबसे एक प्रमुख जो कारण देखने को मिलता है एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए, वो ऑर्डरिंग भी होती है, यानी कि एक व्यवस्था, एक ऑर्डर जो है अच्छे तरीके से होना है। अब लिखा क्या है, वही सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताया। व्यवस्था से आशय सामग्री तथा कर्मचारी दोनों की व्यवस्था से है। सामग्री में वही रॉ मटेरियल या जो भी सामग्री हो रही है, टेबल कुर्सी पंखे सब, और कर्मचारी दोनों की व्यवस्था से है। उत्पादन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उत्पादन किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम लोग बना रहे हैं, उदाहरण के तौर पर चाय ही बना रहे हैं, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि सामग्री तथा कर्मचारी दोनों की नियोजित तथा तर्कपूर्ण व्यवस्था की जाए। दोनों की नियोजित मतलब एक प्लान पूर्वक और एक तर्क
पूर्वक उनकी जगह होना चाहिए, रसोई घर ही होना चाहिए चाय वाले के लिए। इस संबंध में फेयोल ने 2 उपसिद्धांत प्रतिपादित किए, 2 उपसिद्धांत दिए। पता है कौन से? पहला है प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान वस्तु नियत स्थान पर ही होनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए और उस निश्चित स्थान पर ही वो वस्तु भी रखी हुई होना चाहिए, ये बोला है। प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान, वस्तु जो है नियत स्थान मतलब उसकी जगह पर ही होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत क्या बोल रहा है? उपसिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक नियत स्थान एवं प्रत्येक व्यक्ति अपने नियत स्थान पर ही होना चाहिए, मतलब टीचर के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए और उस प्लेस पर ही वो टीचर होना चाहिए। ये बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक नियत स्थान मतलब निश्चित स्थान होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित स्थान मतलब उसी जगह पर होना चाहिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं, रेलवे का मैनेजमेंट हम लोगों को देखना है, टिकट खरीदना है, ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई, अब ट्रेन के टिकट के लिए किस किराने की दुकान पर भागे, तो हमें पता है कैसी रेलवे ने पूरा मैनेजमेंट जमा कर रखा है कि भैया वो खिड़की जो दिख रही है ना आप लोगों को, वहां पर ऐसा कटा हुआ गोला जो दिख रहा है वहां पर आपको पैसे देने हैं, नीचे से टिकट लेनी है और आप लोग जो है आगे बढ़ते चलिए। मैनेजमेंट क्यों है ये अच्छा तरीके से? क्योंकि ऑर्डर उनका सेम है हर जगह, इसलिए हम लोग जान रहे हैं। ऐसी व्यवस्था होने से सामग्री की क्षति, ना तो सामग्री बर्बाद होगी एवं समय की बर्बादी जो रहेगी उसको भी रोका जा सकता है। दोनों चीजों को रोका जा सकता है, समय की जो बर्बादी हो रही है उसको भी रोका जा सकता है और जो क्षति हो जाती है, चीजें मिलती नहीं है, गुम जाती हैं, उनको भी रोका जा सकता है। तो व्यवस्था हो गई, पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला केंद्रीकरण हो गई, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। और यहां पर मैं बता दे रहा हूं अगला पॉइंट ये हो रहा है समता। समता जिसको हम लोग इक्विटी के रूप में जानते हैं, समता रखनी चाहिए पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे मैनेजमेंट में समता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप लोग इसको सामान्य जिंदगी से भी देख सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये जो है हमारे जीवन का एक अंग है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई रिश्तेदार जो हम लोगों से भेदभाव की भावना रखते हैं, पता नहीं किस कारण रखते हैं लेकिन रखते जरूर हैं। तो हमारे मन में भी उनके प्रति घृणा आती ना कि बड़ा बेकार ताऊ है हमारा, वो चाचा के बच्चों से तो अच्छे से बात करता है और हमसे जो है इस तरीके से बात करता है, भैया हमने क्या खा कर रखा है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, हमने क्या खा कर रखा है। तो वो जो ताऊ है ना, ताऊ की जिम्मेदारी क्या होती है? पिताजी के बड़े भाई हैं तो सबके प्रति एक जैसा व्यवहार रखें, एक जैसा व्यवहार रखेंगे तो हम भी उनके प्रति सम्मान रखेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं खटास जो है वो बनी रहेगी। ऐसे ही मालिक को क्या चाहिए कि वो डिपार्टमेंट में सबके प्रति समता का भाव रखे, सबको एक जैसा देखे, सबके लिए एक जैसे नियम कानून होना चाहिए, बिल्कुल राग द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मैनेजमेंट 190% बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो यहां पर क्या बोला गया है? समता के अंतर्गत कहा गया है, इसका आशय यह है, लिख दे रहा हूं मैं, इसका आशय यह है कि अधीनस्थ, थोड़ा सा रुकेंगे, हाँ, इसका आशय यह है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ न्याय व उदारता, मतलब ठीक ठाक लोच वाला व्यवहार जो है हमारा होना चाहिए, जिससे उनमें सद्भावना व सहयोग निरंतर बना रहे, वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहें। 1 महीने अगर आप ऐसा अच्छा व्यवहार करोगे ना, तो अच्छे व्यवहार से तो जो है एक बोला जाता है कि एक अच्छी मुस्कुराहट के बाद तो कत्ल भी जो है वो माफ हो जाता है। तो एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ में जो है आप लोग तरीके से काम कीजिए, आपके एम्प्लॉय हमेशा आपके बने रहेंगे। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं समानता के व्यवहार से कर्मचारियों का मनोबल सदैव ऊंचा रहता है तथा वे पूरी निष्ठा, लगन एवं परिश्रम से कार्य करते हैं। तो ये एक अच्छे मैनेजमेंट की, एक अच्छे प्रबंधन की विशेषता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 5 सिद्धांत बताए थे, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 5 सिद्धांत बचाए। बचे हुए जो 4 सिद्धांत हो रहे हैं, देख रहे हो ना, जीवन से जुड़े हुए सारे के सारे सिद्धांत हो रहे हैं। बचे हुए 4 सिद्धांत जो है वो आने वाले वीडियो में देखेंगे। वापस से बता दे रहा हूं आप लोगों को, पिछली क्लास जो है हमारी 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है। अगर आप मैनेजमेंट की निरंतर कक्षाएं लेना चाह रहे हैं, ये आप लोगों का पूरा बैच नहीं चल रहा है, ये आप लोगों को केवल कुछ सुलभता के लिए क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगर पूरी आप लोगों को रेगुलर क्लास करनी है तो एक बैच 16 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो गया, दूसरा नवीन बैच 23 जनवरी 2023 से स्टार्ट होना है और नाम मात्र के शुल्क में होना मात्र बेटा 500 रुपए में पूरा का पूरा मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आप एक एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हो। ठीक है, आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करा जा रही हैं। अगर लेना चाहते हैं एडमिशन तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, ठीक है, या व्हाट्सएप कर लीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। 500 रुपए के मूल्य मात्र पर जो है आप लोग पूरा का पूरा मैनेजमेंट पढ़ लेंगे। चलिए, आशा कर रहा हूं सारी जानकारी हेनरी फेयोल महोदय का किस तरीके से मैनेजमेंट में योगदान रहा, ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।